हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है और हम बात करने वाले लेक्चर नंबर 30 की। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 30 में जैसे कि मैंने आपको हाइड्राइड के बारे में बताया, सॉरी क्या हाइड्रोजन हाइलाइड के बारे में बताया था। जैसे कि मैंने बताया था कि क्या करोगे, आपको X होगा, H2 होगा और H2 होगा। हाइड्रोजन से क्या करेगा, क्या बनाएगा भाई, HX बनाएगा। इसे बोलते हैं हाइड्रोजन हाइलाइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन हाइलाइड। हैलोजन हाइड्राइड नहीं बोल सकते इसको, क्या बोलेंगे, हैलोजन हाइड्राइड। इसका नाम है हाइड्रोजन हाइलाइड। ठीक है, हाइलाइट की जगह पे क्या हो सकता है, फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड होगा। यदि एक्स की जगह पे क्या होगा भाई, फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड और आयोडीन होगा तो आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ, इसको ये बोलेंगे ना कि हम हैलोजन हाइड्राइड। ये नाम गलत है भाई, ये नाम बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये नाम बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हाइड्राइड नहीं हो सकता, ये हाइड्राइड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई ये आपका ना, ये एक्स होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। और विद्युत ऋणात्मक तत्व हमेशा क्या करता है, अपने ऊपर माइनस चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं, माइनस चार्ज लेते हैं। और जो बचा वो प्लस चार्ज। और नाम पढ़ते वक्त जानते हो, नाम लिखते वक्त जानते हो, प्लस वाले का सेम नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, सेम नेम लिखते हैं। ठीक है, सेम नेम लिखते हैं। और ऋणात्मक वाले को IED लगा देते हैं लास्ट में। क्या लगाते हैं भाई, IED लगा देते हैं लास्ट में, जो भी लगाना हो। इसका नाम चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, इसका नाम चेंज होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइलाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन हाइलाइट नाम हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो बात करते हैं इनका। तो रिएक्शंस हो गया था, क्या हुआ था भाई, रिएक्शंस हो गया था। लेकिन आपको बताना क्या था, आपको बताना था इसके बारे में कि जो आपका इनके लक्षण बताने थे। क्या बताने थे आपको, लक्षण बताने थे कि इनके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे इनके लक्षण होते हैं। जैसे इनकी अवस्था की बात कर लेते हैं, इनके गलनांक की बात कर लेते हैं, इनके क्वथनांक की बात कर लेते हैं। ये सब लक्षण हो गए। क्या हो गया भाई, इसके लक्षण हो गए। तो इनकी बात करेंगे तो ये कैसे होते हैं उनकी बात करते हैं। अम्लीय गुण हो गया, उनकी बात करते हैं। तो लिख लेना भाई, हाइड्रोजन हाइलाइड के लक्षण। ठीक है, उसमें पहला हेडिंग डालना भौतिक गुण। क्या डालना भाई, भौतिक अवस्था। पहली भौतिक अवस्था देखेंगे कि जितने भी हाइलाइट होते हैं, जितने भी हाइलाइट होते हैं उनकी भौतिक अवस्था कैसी होती है, उन्हीं के बारे में देखना है। ठीक है, उन्हीं के बारे में लिखना है। तो लिखना भाई, क्या होता है, जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या होता है भाई, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये द्रव में पाया जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है भाई, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसलिए ये क्या होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। क्या होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। बाकी सभी जितने भी इनके होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी इनके होते हैं सभी सभी क्या होते हैं भाई, जितने भी इनके हाइलाइट होते हैं वो सभी सभी क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, आगे लिखोगे, यदि ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, देखो सामान्यतः क्या कह सकते हो, 25 डिग्री सेल्सियस पे, कितने, 25 डिग्री सेल्सियस पे जो HF होता है, लिखोगे 25 डिग्री सेल्सियस पर HF क्या पाया जाता भाई, HF के 6 अणु, कितने अणु भाई, 6 अणु जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ जाते हैं, जुड़कर क्या बनाते हैं, HF6 बनाते हैं। क्या होता है, HF6। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो दिखाता है ना, वो 25 डिग्री सेल्सियस पे 6 अणुओं का जुड़ाव करता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं एक अणु इसका ये है, दूसरा अणु ये है, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, मान के चलो इतने अणु है, मान के चलते इनके पास इतने अणु है। इसका मतलब ये कि 25 डिग्री सेल्सियस आएगा ना, तो इसके 1 2 3 4 5 6, यानी ये सभी सभी क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। क्या करेंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे 6 अणु। ठीक है,
6 अणु इधर जुड़े और 6 अणु यहाँ पे जुड़ेंगे, यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में क्या हुए, 6 अणु इधर जुड़ जाएंगे, यानी वो 6-6 का पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे भाई, 6-6 का पेयर बनाएंगे। बातें समझ में, कितने के पेयर बनाएंगे भाई, 6-6 का पेयर बनाएंगे। जुड़कर वो क्या करेंगे, एक बड़े अणु का निर्माण करेंगे। ठीक है, जिससे उनका क्या होता है, उनके बीच में जो जुड़ाव होता है वो ज़्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में मैंने बताया था, भौतिक बंध जो होता है 2 प्रकार से होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होता है वंडर वाल फोर्स। उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ था पीछे। ठीक है, बातें समझ में क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, 6 अणु जुड़कर HF3 HF6 बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं भाई, यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्या करोगे भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे और 80 डिग्री सेल्सियस ले गए, कितने भाई, 80 डिग्री सेल्सियस लेके जाओगे, पर HF क्या होता है, HF के दो अणु जुड़कर द्विलक, क्या बोलेंगे इसे, द्विलक, या इसे षष्ठ लक भी बोल सकते, षष्ठ लक भी बोल सकते थे। ठीक है, द्विलक जिसे कहते हैं HF2, क्या कहेंगे, HF2 बनाता है। बात समझ में क्या बनाता है, द्विलक, यानी कि पहले 25 डिग्री सेल्सियस पे 6 लोग आपस में जुड़ेंगे, क्या करेंगे, 6 लोग आपस में जुड़ेंगे, लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस पे कितने लोग जुड़ेंगे भाई, 2 लोग जुड़ेंगे, कितने अणु, 2 अणु आपस में जुड़ेंगे। और उच्च टेम्परेचर पे तथा उच्च ताप पर क्या होता है भाई, उच्च ताप पर केवल एक लक में होता है, यह केवल एक लक में होता है। किस में होता है भाई, एक लक में, यानी HF में होता है। क्या होता है भाई, एक लक, इसका मतलब होता है HF के रूप में होता है। किसी रूप में होता है, HF के रूप में होता है। बात समझ में, इस तरीके से बोलेंगे। और बाकी जितने भी अणु होते हैं, सभी के सभी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। क्या लिखोगे, बाकी सभी हाइलाइड, कितने, कौन से, सभी हाइलाइड, जैसे HCl, HBr, और वह क्या कहेंगे, HI, क्या होते हैं भाई, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। कैसे, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में, कैसे पाए जाते हैं भाई, HF, ये जितने भी ये सभी जितने भी होते हैं, ये सभी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। किस रूप में, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ गए, बातें समझ में आ गई है। ठीक है, ये इनका भौतिक अवस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, भौतिक अवस्था। अब हम इसकी बात करेंगे, गलनांक की बात कर सकते हैं, इनके क्वथनांक की बात कर सकते हैं, इनके अम्लीय गुण की बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, एक चीज़ और बचा हुआ है इसके अंदर, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में मैंने बताया था, 6 अणु है तो कैसे जुड़ेंगे उसके बारे में देख लो। जैसे देख लो भाई, ये हुआ HF, क्या हुआ, HF, इसके बीच में सहसंयोजी बंध होता है। क्या होता है भाई, सहसंयोजी बंध होता है। ये क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन को क्या करता है भाई, ये अपनी तरफ खींचता है। क्या करता है, खींचता है। ठीक है, बात समझ में आई। अभी देख लो, ये HF ठीक है, इस तरीके से देखना भाई। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है देख लेना, थोड़ा सा समझ लेना हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, देखो क्या होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन किसी अधिक विद्युत ऋणात्मक, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसी आकर्षण बल को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। बातें समझ में, ध्यान से समझना। इन्हीं के पास हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, इन्हीं के पास हाइड्रोजन होगा और इन्हीं के द्वारा वो आकर्षित होगा। क्या होगा, इन्हीं से जुड़ा कोई, क्या होगा, इन्हीं से जुड़ा हाइड्रोजन होगा और इन्हीं के द्वारा क्या होगा, आकर्षित होगा। क्या होगा भाई, आकर्षित होगा। बात के ध्यान समझ में आई, बातें ध्यान से समझ में आना।
बातें समझ में आई ना। देखो अब ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, एक बात ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, HF से जुड़ा हुआ है, HF से, यानी कि ये HF से जुड़ा हुआ है तो ये फ्लोरीन हो गया या ऑक्सीजन हो गया नाइट्रोजन, इन्हीं में से किसी एक में से क्या होगा, वो आकर्षित हुआ, इन्हीं में किसी एक से आकर्षित आप उसकी तरफ होने लगेगा। यानी कि ये फ्लोरीन दिख रहा है, इस हाइड्रोजन क्या करेगा, आकर्षित करेगा, क्या करेगा भाई, आकर्षित करेगा। बातें समझिए, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये फ्लोरीन इस हाइड्रोजन को आकर्षित करेगा, ठीक है, ये फ्लोरीन इसको करेगा, ये फ्लोरीन इसको करेगा, ये वाला इसको करेगा। इसी तरीके से ये इधर वाला कोई दूसरा फ्लोरीन करेगा, ये फ्लोरीन किसी दूसरे हाइड्रोजन करेगा। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहते हैं भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, बात समझ में, क्या कहते हैं भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब समझना है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, असल में क्या चीज़ है, उसको थोड़ा सा समझ लेना भाई। क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ध्यान से, यदि इसके बारे में जानते हो कि 11 कक्षा 11 में पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो समझ में आ जाएगी बातें। जो ना पढ़ा हो वो भी समझ जाए, क्या करे भाई, वो भी समझ जाए। ध्यान देना भाई, ध्यान देना। क्या होता है भाई, जब देखो ये हुआ H, ये हुआ F, ये हुआ H, ये हुआ F। अब इसका मतलब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर इनके बंद के इलेक्ट्रॉन है। अब विद्युत ऋणात्मक अधिक होने की वजह से फ्लोरीन क्या होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, किससे, हाइड्रोजन से। किससे होता है भाई, हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है, फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इसके बंध को इसके इलेक्ट्रॉन को, जो साझेदारी किए गए इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में जो साझेदारी किया गया इलेक्ट्रॉन है, किधर चला जाएगा, फ्लोरीन के साइड में चला जाएगा। कहाँ पे जाएगा, फ्लोरीन के साइड में। तो फ्लोरीन पे क्या आएगा, डेल्टा माइनस। क्या आएगा भाई, डेल्टा माइनस। और इसके पास क्या आएगा, डेल्टा प्लस। इसका मतलब होता है आंशिक रूप से प्लस आएगा और इनके ऊपर आंशिक रूप से माइनस। पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन जाता नहीं है, पूरी तरीके से नहीं जाता है। बस क्या होता है, जैसे मान के चलो मैं और आप हाथ मिलाए हुए हैं, क्या किए भाई, हम और आप क्या किए, हाथ मिलाए हुए हैं ऐसे। ठीक है, बातें समझ में, मिला लेना भाई, ऐसे करके मिला लेना। ठीक है, अब हम आप हाथ को मिलाए हैं बराबरी दूरी पे, जितनी मेरी दूरी मेरी जितनी दूरी है उतनी ही दूरी आपकी। यानी कि जो हमारा बंध है, जो हमने पकड़ा हुआ, दोनों हिस्सा पकड़ा हुआ है, हमारे हाथ का हिस्सा और आपके हाथ का हिस्सा जो मिला हुआ है ऐसे पकड़ के, वो क्या है, बंध है। क्या है, बंध, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बातें समझ में आई। अब क्या करूंगा मैं, यदि मैं ज्यादा ताकतवर हूं आपसे तो क्या करूंगा, मैं अपनी तरफ खींचूंगा आपको। क्या करूंगा, अपनी तरफ खींचूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, प्रोटॉन है ना भाई, इसका नाभिक है। नाभिक इसको क्या करता है, अपनी तरफ, नाभिक इसको अपनी तरफ खींचता है। तो क्या करेगा भाई, इसको ये खींचेगा। बात समझ में आई। तो क्या होगा, वो वाला हिस्सा, आपका हिस्सा वाला मेरे साइड में चलने आएगा, तो मुझे लगेगा मैं ताकतवर हूं, तो यानी कि मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन। क्या है, ये इलेक्ट्रॉन था मेरी साइड में चला आया, किसकी साइड में चला आया, मेरे साइड में चला आएगा। तो मुझे लगेगा पूरी तरीके से तो आया नहीं है, वो क्या होगा, आपके साथ आएगा। क्या होगा, पूरे एटम के साथ आएगा। तो समझ में आएगा कि इसके पास, समझ में आएगा कि भाई इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो इससे समझ में आया, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कोई चीज करता है तो उसे माइनस कहते हैं। यदि वो आंशिक रूप से ग्रहण कर रहा है तो आंशिक माइनस आएगा। बात समझ में आई। इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, त्याग कर रहा है, जिसको लगेगा मेरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है। आपको क्या लगेगा भाई, मेरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो आप क्या महसूस करोगे, प्लस चार्ज महसूस करोगे। पूरी तरह से गया नहीं है भाई, आंशिक रूप से गया है, तो आंशिक रूप से गया तो इसका मतलब क्या कहेंगे, उसे प्लस चार्ज कहेंगे। क्या बोलेंगे, आंशिक प्लस, यानी डेल्टा प्लस आया। सेम कंडीशन यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। अब इसका डेल्टा माइनस और इसका डेल्टा प्लस आपस में क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। क्यों, क्योंकि आप जानते हो प्लस और माइनस कहीं पे दिख गए पागल से हो जाएंगे भाई। क्या होंगे, पागल से हो जाएंगे और फटाक से क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगे। एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये जो इनके बीच में बंध बनता है या बल लगता है उसे बोलते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन बंध। क्या कहते हैं भाई, हाइड्रोजन बंध। ये किनके बीच में पाया जाएगा, जो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में। क्या होगा, इन्हीं फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के द्वारा कोई हाइड्रोजन जुड़ा होगा, जिससे कोई अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। जैसे कि कौन सा कर सकते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ही द्वारा वो आकर्षित हो सकता है। इन्हीं से किसी से जुड़ा होगा और इन्हीं के द्वारा वो क्या होगा, आकर्षित होगा। उसी को बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगा भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बातें तो समझ में आ गई। ठीक है, बात समझ गए। अब बात करते हैं भाई इनकी 25 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस। देखना, इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे 6 अणु जुड़ जाते हैं। क्या करते हैं, 6 अणु, ये एक अणु, 2, 3, 4, 5, 6,
6 अणु क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, फिर 6 अणु अलग जुड़ेंगे, वो 6 अणु अलग जुड़ेंगे, वो 6 अणु अलग जुड़ेंगे। बात इस समझ में क्या होता है, 6-6 का पेयर बनाना शुरू करें। जैसे केला ढेर सारे रख दिया जाता है, आप क्या करते हो भाई, 12-12 का दर्जन बना के रख देते हो कि भाई 1 दर्जन इधर, 1 दर्जन इधर, 1 दर्जन इधर। उसी तरीके से ये 6-6 का पेयर बना के हो जाते हैं, ठीक है। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे 25 से क्या कर दोगे भाई, 80 कर दोगे, 25 से बढ़ के जाओगे 80 पे, तो इनके अणु क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। क्योंकि जानते हो भाई टेम्परेचर दोगे तो ये क्या होंगे, इनके बंध टूटने लगेंगे। बंध टूटने लगेंगे तो क्या करते हैं भाई, ये 6 लोग जो जुड़े थे आपस में अब सिर्फ 2 लोग बनाएंगे। क्या होंगे, 2 लोग हाइड्रोजन से जुड़ेंगे एक साथ, यानी 2-2 का पेयर बन जाएगा। वो 6 का टूट के कितना बन जाएगा, 2-2 का पेयर, यानी 2-2 का जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। बातें समझ में। इसी तरीके से और टेम्परेचर बढ़ाओगे, 80 से और ज्यादा जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, HF क्या होगा, अकेला हो जाएगा। क्या होगा भाई, HF एकलक हो जाएगा, यानी HF अकेला होगा। उससे भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो धीरे से क्या हो जाता है भाई, वो उड़ जाता है। क्या होता है भाई, टूट जाता है, उसका बंध टूट जाएगा, फ्लोरीन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। बातें समझ में, बात समझ गया, ठीक है। इसको लिख लेना भाई, इसको स्क्रीनशॉट लेना और ले लेना, जिसमें जैसे लिखना हो लिख लेना, ठीक है। बातें समझ में आ गई है। अब भाई नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, इनके गलनांक व क्वथनांक की बात करते हैं। क्या करते हैं, गलनांक व क्वथनांक की बात करते हैं। क्या होता है भाई, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, इसकी बात करते हैं। तो गलनांक क्या होता है इनके, जरा बताना। तो गलनांक क्वथनांक की बात क्या होगी भाई, चलो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तब तक आप क्या करो, कमेंट में भरते रहो भाई कि क्या चीज़ें हैं, गलनांक क्वथनांक क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे क्या हो सकते हैं कि गलनांक क्वथनांक, जरा लिखना। तो भाई आप कमेंट में लिख देना इसको, ठीक है। बात समझ में आई। ठीक है, बात समझ में आई। अब भाई गलनांक व क्वथनांक देख लेते, क्या देखते हैं भाई, गलनांक व क्वथनांक देखते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। तो भाई देखो, अब लिखो, अब लिखेंगे क्या, गलनांक व क्वथनांक। दूसरी हेडिंग डालना भाई, गलनांक व क्वथनांक। जरा लिखना भाई, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे गलनांक व क्वथनांक क्या होगा इनका, गलनांक व क्वथनांक, ठीक है। बात समझ में आई। अब चलो भाई लिख लेते हैं, वर्ग 17 में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर HCl से HI तक क्वथनांक क्या होता है भाई, क्वथनांक व गलनांक तक, गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं भाई, बढ़ते हैं। क्या करते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। परंतु इस वर्ग में HF का सबसे अधिक गलनांक व क्वथनांक होता है। क्या होता है भाई, गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है किसका, HF का होता है। किसका होता है भाई, HF का होता है। बातें समझ में आई, बातें समझ में, क्योंकि इनका रीजन वही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो बात लिखते हैं भाई, बात करेंगे तो क्या होगा, HCl होगा और क्या होगा, सब उससे ज़्यादा क्या होगा, HBr होगा, उसके बाद क्या होगा, HI होगा। परंतु क्या होगा भाई, सबसे ज़्यादा होगा, क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा भाई, सबसे ज़्यादा किसका होगा, HF का होगा। किसका होगा, HF का होगा, यानी इससे भी ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा, इसलिए मैंने 3 का लगाया। कितने का लगाया, 3 का बड़े चिन्ह लगाया, यानी कि सबसे ज़्यादा होगा। किसका होगा भाई, सबसे ज़्यादा किसका होगा, HF का होगा। इसीलिए द्रव अवस्था में पाया जाता है और ये सभी कैसे हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये हो गया इसका गलनांक व क्वथनांक। क्या होगा भाई, गलनांक व क्वथनांक। अब नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं इसी उष्मी अस्थायित्व की बात करें। किसकी बात करें भाई, उष्मी अस्थायित्व की बात करें तो क्या होगा, ठीक है। उष्मी अस्थायित्व की बात करें तो लिखोगे, थर्ड पॉइंट लिख लेना इसका,
उष्मीय अस्थायित्व। क्या होगा भाई उष्मीय अस्थायित्व को जरा देख लेना, तो जरा बता देना तो क्या होगा भाई। उष्मीय अस्थायित्व का मतलब समझते हो, जिसका बंध जितना आसानी से टूटेगा वो अस्थायित्व कम होगा, उसका अस्थायित्व कम होगा, और जो बंध जितना धीरे धीरे टूटेगा, जितना लेट तक टूटेगा, जितना वो मुश्किल से टूटेगा, उसे क्या बोलेंगे, ज़्यादा अस्थायी। जो चीज़ें ज़्यादा अस्थायी होती है वो अपने अंदर रिएक्शन करना नहीं चाहती, रिएक्शन नहीं करना चाहती तो वो आसानी से बंध को तोड़ेगी नहीं। बातें समझ में आई, क्या करेंगे भाई, वो आसानी से तोड़ेंगे बंध को नहीं। ठीक है, बातें समझ में आई। तो थर्ड पॉइंट लिख लेना, इसका थर्ड पॉइंट लिख लेना, उष्मीय अस्थायित्व। उष्मीय अस्थायित्व। ठीक है, अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे भाई, स्टेबिलिटी की बात करेंगे, उष्मीय अस्थायित्व की बात करेंगे। तो क्या होगा, तो क्या होगा जरा बताना। तो कमेंट बॉक्स लिखना भाई, कमेंट बॉक्स में लिखना भाई कि क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें साथ साथ में चलने वाली हैं। ठीक है, बातें समझ में आई तो लिख लेना भाई उष्मीय अस्थायित्व के बारे में। क्या होगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर हाइलाइडों का उष्मीय अस्थायित्व क्या होता है भाई, घटता है। क्या होता है भाई, घटता है। क्या होता है, घटता रहता है। क्या होता है, घटता, धीरे धीरे घटता रहता है। इसीलिए क्या होता है, ये क्या होता है भाई, इसीलिए HF होता है, जो वो अधिक आसानी से हाइड्रोजन को दे देता है और अच्छा अपचायक माना जाता है। क्या होता है भाई, अच्छा अपचायक माना जाता है। ठीक है, HF। ठीक है, बातें समझ में आई। ऑक्सीकारक जो होता है वो अच्छा माना जाता है। क्या माना जाता है भाई, अच्छा माना जाता है, यानी घटता है। क्यों घटता है वो समझ जाना। ठीक है, ये क्या होता है, HF होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, HCl होगा, फिर उसके बाद क्या होगा भाई, आपका HBr होगा, और उसके बाद क्या होगा, HI होगा। बात समझ में आई। इसका मतलब ये क्या, अस्थायित्व का क्रम है, उष्मीय अस्थायित्व का क्रम। ठीक है, बात समझ में आई। देखना भाई, बात समझ में क्यों ऐसा क्यों भाई। देखो HF है, क्या है, HF है। इनके बीच में ये जो बंध है छोटा सा ना, ये जो बंध है ना, ये क्या होता है, ये आसानी से टूटता नहीं है। क्या होता है भाई, आसानी से टूटता नहीं। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है, क्या है, सेम साइज, लगभग साइज क्या है, बराबर। क्या है, साइज इनकी बराबर है। क्या है भाई, साइज इसकी छोटी है, जिससे इनके बीच में ओवरलैपिंग जो है ना, अति व्यापन जो है ना, वो अधिक है। क्या है, अधिक है। बातें समझने क्या होती है भाई, अधिक होती है। इसीलिए ऐसा होता है कि इनके बीच में आप यदि आप रासायनिक बंध कक्षा 11 में पढ़े होंगे तो इनका क्या होता है, हाइड्रोजन का S होता है, और फ्लोरीन का क्या होता है भाई, 1s और 2p के बीच में ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है, 1s और 2p के बीच में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है, अति व्यापन होता है। इसलिए क्या होता है, ये इफेक्टिव होते हैं। इनके बीच में आओगे, इनकी बात करोगे तो 1s और 3p के बीच के ओवरलैपिंग है। या इनके बीच में आओगे तो 1s और 4p के बीच का ओवरलैपिंग। इनके बीच आओगे तो क्या होता है भाई, 1s और 5p के बीच में अति व्यापन। कितना, 1s और 5p के बीच में। देखो इसमें छोटी सा, ये बेचारा छोटा सा अपना क्या है, साइज का है, बिल्कुल छोटा साइज का। अब इसकी साइज एक बार इतनी बड़ी है, एक बार इतनी बड़ी है, एक बार उससे भी बड़ी है। तो बताओ इसका ओवरलैपिंग कराओगे तो छोटा सा आएगा भाई, ओवरलैपिंग जो कॉन्सेप्ट आएगा वो छोटा सा आएगा। इनका कराओगे तो और थोड़ा सा बड़ा होगा, इनका उससे भी बड़ा होगा, यानी इसका सबसे बड़ा। क्या होगा, सबसे बड़ा। इसलिए क्या होता है, इनका अति व्यापन इफेक्टिव होता है, अच्छा होता है। इसलिए क्या होता है, ये ज़्यादा अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, ज़्यादा अस्थायी होते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो ये चीज़ें आप जानते होगे तो अच्छे, बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, बात समझ में। इनके बीच में बंध ज़्यादा होता है। जो दो सेम साइज के ऑर्बिटल को यदि ओवरलैप कराओगे, अति व्यापन कराओगे, तो वो क्या करते हैं, वो जो करेंगे ना, वो उनका जो अस्थायित्व होगा वो ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा। इस बात को ध्यान रखना, यदि साइज क्या होगा भाई, यदि ऑर्बिटलों का साइज क्या होगा, यदि लगभग सेम या लगभग सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा या फिर लगभग सेम होगा, तो वो उनके बीच में अति व्यापन जो है ना वो मजबूत होगा। और यदि मजबूत होगा तो उनके बीच में बनने वाला बंध है वो भी मजबूत बनेगा, यानी उनका अस्थायित्व ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें 2p है, 3p है, 4p है और 5p है। किसकी साइज छोटी है भाई, इसकी, यानी इसके नियर अबाउट है।
इसकी इसकी अपेक्षा इसकी बहुत बड़ी है। क्या है? बहुत बड़ी है, जिससे कि इनके बीच में ओवरलैपिंग कम हो जाती है। क्या हो जाती है? ओवरलैपिंग, अतिव्यापन कम हो जाता है, जिससे इनकी बंध क्या हो जाते हैं भाई? कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, ये आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, बातें समझ, इसीलिए अच्छा आक्सीय कारक हो जाता है भाई, अच्छा आक्सीय कारक हो जाता है। अभी आगे बताएंगे। ठीक है, ये क्रम हो जाएगा, इसको लिख लो। क्या करो भाई? इसको लिख लो। आगे की बात करेंगे, इनका अम्लीय व्यवहार की बात करेंगे। क्या करेंगे भाई? अम्लीय व्यवहार की बात करेंगे कि अम्ल का व्यवहार कैसे करेगा। सभी अम्ल भाई, अम्ल किसे कहते हैं? जो हाइड्रोजन आयन को देता हो, हाइड्रोजन आयन देता हो, सभी के पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन देते भी हैं, तो सभी क्या है? अम्ल है। क्या है भाई? अम्ल है। ठीक है, तो अम्ल की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे आने पर अम्ल की मात्रा, अम्लीयता क्या होती है, उन्हीं का जरा क्रम लिखना। तो आप क्या करोगे? क्रम लिखोगे। क्या लिखोगे भाई? क्रम लिखोगे। ठीक है, फटाक से लिखो, फटाक क्या करो? काम करना शुरू कर दो भाई। जब तक मैं इसको रफ कर रहा हूँ तब तक आप इसको लिख डालोगे। ठीक है, चलो लिखो। चौथा नंबर लिख लेना भाई। 4th नंबर लिखो, अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति। अब अम्लीय प्रकृति देखनी भाई। अब जानते हो कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? अम्लीय प्रकृति क्या होती है? बढ़ती है। क्या बढ़ती है? बढ़ती है। ठीक है, तो लिखोगे ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इनके हाइलाइटों के क्या होता है भाई? इनके ऊपर से नीचे आने पर इनके हाइलाइटों के अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। क्या होती है भाई? बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि इनका अस्थायित्व घटता है। क्योंकि इनका अस्थायित्व घटता है। क्या होता है भाई? अस्थायित्व घटता है, इसलिए इनकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है। अर्थात क्या लिखोगे भाई? अर्थात HF, HCl, HBr और क्या होगा? क्या होगा भाई? HI होगा। वही कॉन्सेप्ट फिर से देख सकते हो, इसके बीच में क्या है? 1s2p का ओवरलैपिंग है, इसके बीच में 1s3p का है, इसके बीच में 1s4p का है, और इनके बीच में क्या है? 1s5p का है। एक बात बताना, इसमें क्या ओवरलैपिंग क्या इफेक्टिव है? ज़्यादा मजबूत है। ज़्यादा मजबूत होने की वजह से क्या होता है? बंध आसानी से टूटेगा नहीं। बंध जब आसानी से नहीं टूटेगा तो इनका हाइड्रोजन निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, आसानी से नहीं निकलेगा। निकलेगा भी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल देने पे, यानी आसानी से नहीं निकलने वाला। यदि जो चीज़ आसानी से नहीं निकलती उससे क्या करते हैं? हम ज़्यादा अम्लीय नहीं कर सकते। लेकिन क्लोरीन का वही देखो, इनकी अपेक्षा क्लोरीन थोड़े से आसान हो जाएगा निकालना। क्यों? क्योंकि क्या होता है भाई? इनकी 3p थोड़ी सी साइज बड़ी हो जाती है तो बंध कमजोर हो जाएंगे, तो फटाक से निकल जाएंगे। क्या करेंगे? फटाक से निकल जाएंगे। तो इसका मतलब इसमें साइज बढ़ेगी तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, क्योंकि अस्थायित्व उसका घटता है। अस्थायित्व घटेगा, अस्थायित्व घटने का मतलब क्या है? उसका बंध कमजोर होगा। बंध कमजोर होगा तो फटाक क्या करेगा? हाइड्रोजन निकालना शुरू करेगा। और जो चीजें जितनी जल्दी और जितनी आसानी से हाइड्रोजन को त्याग करती हैं, जो चीज़ें, ध्यान सुनना, जो चीज़ें जितनी जल्दी से और जितनी आसानी से हाइड्रोजन का त्याग करती हैं वो ज़्यादा अम्लीय होती हैं। क्या होती है भाई? वो ज़्यादा अम्लीय होती हैं। बात समझ में आई? बातें समझ गए ना भाई? यही बात करनी है, यही बातें लिखनी है, यही चीज़ें कहनी है। तो भाई इसको लिख लो और फटाक से हम आगे बढ़ते हैं। इनका दूसरा इफेक्ट देखते हैं भाई। कोई दूसरा इफेक्ट देखेंगे, लिख लो भाई। जो भी स्क्रीनशॉट लेना हो लिख लेना, कर लेना अपना, जैसे भी करना हो। अब अपचायक गुण देख लेते हैं इनका। क्या करते हैं भाई? अपचायक गुण देखते हैं कि ये अपचायक की तरह कैसे काम करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ये अपचायक की तरह कैसे काम करते हैं। ठीक है, बात समझ गए? चलो तो लिख लेते हैं अपचायक गुण। जरा फटाक से ना, अब क्या होता है अपचायक, क्या होता है उसकी परिभाषा जरा फटाक से आप कमेंट बॉक्स लिखो भाई। चलो, बहुत भाई मस्ती कर रहे हो आप लोग। क्या करो? कमेंट बॉक्स में फटाक से क्या करो? इसका अपचायक गुण लिख दो। क्या होता है अपचायक? पहले तो ये लिख दो।
आप यही लिख दो भाई अपचायक क्या होता है। ठीक है भाई, लिख लो भाई फटाफट अपचायक गुण। पांचवा पॉइंट जो भी पॉइंट है आपका अपचायक गुण। अपचायक किसे कहते हैं भाई? वह पदार्थ क्या करे जो खुद का ऑक्सीकृत कराए और दूसरों को अपचयित कराए, उसे क्या कहते हैं भाई? अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। बातें समझ में आई? उसे क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना? उसे क्या कहते हो? अपचायक कहते हो। अब भाई बात करते हैं, अब हम बात करने वाले हैं, एक मिनट, ठीक है, अपचायक गुण। अब बात करने वाले हैं अपचायक क्या होता है भाई? जो अपदार्थ जो को खुद को क्या करे? ऑक्सीकृत करे, यानी कि अब खुद को ऑक्सीकृत कर ले और दूसरों क्या करे? अपचयन करा दे, दूसरों का अपचयन करा दे, अपचायक होता है। एक बात बताना, HF है या कोई पदार्थ है HX है, क्या भाई? HX है। अब अपचायक ऑक्सीकृत होना है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वही अपचायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचायक कहलाएगा। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है भाई? ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? जरा ध्यान से समझना। ऑक्सीकरण का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है भाई? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब हाइड्रोजन का निकलना। क्या होता है भाई? हाइड्रोजन का निकलना। यदि जिसके हाइड्रोजन का निकलना, या फिर कह सकते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है भाई? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हो। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, ये हाइड्रोजन है और निकलने वाले भी हैं। अम्लीय प्रकृति होता है, जानते हो, उसमें हाइड्रोजन निकलता है, यानी इनका हाइड्रोजन निकलने वाला भी है। तो ये इसका मतलब ये इनका ऑक्सीकरण होगा। यदि इनका ऑक्सीकरण होगा तो ये खुद का जो गुण होगा, इनके इस पदार्थ को हम अपचायक कहेंगे। क्या कहेंगे? अपचायक कहेंगे। बातें समझ में आई? वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता हो उसे अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अपचायक कहते हैं। बस उसी के गुण को देखना है। जो जितना आसानी से हाइड्रोजन आयन को देगा वो उतना ही अच्छा अपचायक होगा, जो जितने धीरे से हाइड्रोजन आयन को देगा वो उतना ही कमजोर अपचायक होगा। बात समझ में आई ना? सिंपल सी बात है यार। यदि मेरे पास हाइड्रोजन है, यदि मैं अपचायक हूँ, जितने आसानी से मैं आपको हाइड्रोजन दे दिया, क्या किया भाई? जितने आसानी से मैं हाइड्रोजन दे दूंगा वो मैं अच्छा कहलाऊंगा। क्या कहलाऊंगा मैं? अच्छा। जैसे मेरे पास ज्ञान है, मैं आपको दे रहा हूं, जितने अच्छे से मैं ज्ञान दे सकता हूं। यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, एक बात समझ लेना। हर यहाँ पे जो व्यक्ति आता है सबके पास ज्ञान होता है, बस जो अच्छे से आपके सामने पेश कर दिया, जो चीज़ें जो जिसने भी अच्छे से पेश कर दिया, आप उसे लाइक करते हो, बोलते हो ये भाई बहुत अच्छा टीचर है, ये अच्छे से पढ़ाता है। ठीक है, और जो टीचर आपके पास ज्ञान तो उसके पास भी है, दूसरे टीचर को डिसलाइक भी बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे टीचरों को डिसलाइक करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो आपके सामने पेश नहीं कर पा रहा। जो आप जिस तरीके से समझना चाहते हो, जिस तरीके से आप समझना चाहते हो उस तरीके से आपके सामने वो पेश नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपके लिए वो क्या है? एक अच्छा टीचर नहीं होता है। आप यही मानते हो, लेकिन बेसिकली यदि मैं बात करूं, नॉर्मली मैं बात करूं, तो उसके पास, सभी के पास ज्ञान होते हैं, ज्ञान सभी के पास होते हैं। कुछ लोग उसको दे पाते हैं किसी दूसरे को अच्छे ढंग से, कुछ लोग नहीं दे पाते। देने का गुण एक अलग तरीके से टीचर के अंदर ही होता है, वही टीचर कहलाता है, जो अच्छे से अपने अंदर के जितना भी ज्ञान है दूसरों को दे सके, उसी को टीचर कहते हैं। उसी तरीके से सेम है भाई, इनके पास हाइड्रोजन है, यदि जो अच्छे से देगा वो अच्छा कहलाएगा, यानी अच्छा अपचायक कहेगा, गुड अपचायक कहेगा, और जो अच्छे से नहीं दे पाएगा उसे क्या कहेंगे? बैड अपचायक कहेंगे। बात समझ में? सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है। तो लिख लेना, यानी कि यदि मैं बात करूं HF की और HCl की बात करूं, HBr की बात करूं, HI की बात करूं, तो कौन आसानी से हाइड्रोजन देता है भाई? HI देता है, उसके बाद HBr देता है, उसके बाद HCl देता है, उसके सबसे कम किसका देता है? HF देता है, यानी कि HF सबसे खराब अपचायक होगा और HI क्या होगा? सबसे अच्छा अपचायक होगा। तो लिख लेना भाई, लिख लेना क्या होगा? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है भाई? अपचायक गुण, इनका अपचायक गुण क्या होता है भाई? बढ़ता है, बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है भाई? बढ़ता है। क्योंकि, या फिर क्योंकि मतलब वही चीज़ें, पीछे वाली चीज़ें जो आपका क्या होता है, इनके बीच में बंध कमजोर हो जाता है। क्या होता है भाई? बंध कमजोर होता है, अर्थात
लिख सकते हो भाई, अर्थात क्या होगा HF, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr, और उसके बाद क्या होगा HI, यानी HI सबसे अच्छा अपचायक होगा, अपचायक का क्रम। ठीक है, किसका भाई, अपचायक का क्रम है। बात है समझ में, इसको क्या करो, नोट डाउन करो। क्या करो भाई, नोट डाउन करो। हो गया भाई। चलो भाई आगे बात करेंगे, हम बात करेंगे इनके, एक मिनट रुक जाओ, हाँ बात करने वाले हैं भाई इनके अपचायक गुण हो गया। अब हम देखेंगे, अब इनकी जो अभिक्रिया है, इनकी अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ देखेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बना सकते हैं, उन्हीं के बारे में देखना है। क्या करना भाई, उन्हीं के बारे में देखना है कि ये क्या बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो नाम लिख लेना भाई, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। क्या लिखोगे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, बात समझ में आई। तो लिख लो भाई, हेडिंग डालो, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया लिखोगे। क्या लिखोगे भाई, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया लिखोगे। चलिए भाई, बात समझ में आई। तो इसको आप क्या करो, नोट डाउन लिखो, हेडिंग लिख लो अपने कॉपी में जहाँ पे लिख रहे हो। ठीक है, लिख लो, क्या लिखोगे भाई, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करेंगे भाई, देखो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जो फ्लोरीन करता है वो थोड़ी से अलग तरीके से करता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या होते हैं, वो थोड़े से अलग तरीके से करते हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई जो फ्लोरीन होता है उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो वो हमेशा माइनस दिखाता है। क्या दिखाता है, माइनस ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन हो गया आपके पास, और हो गया आपके पास आयोडीन, ये सभी क्या पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल होते हैं। क्या होता है, डी ऑर्बिटल या डी कक्षक कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे डी कक्षक हो। ये खाली होता है भाई, ध्यान से देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो इनका डी कक्षक हमेशा खाली होगा। क्या होगा, डी कक्षक खाली होगा। डी कक्षक खाली होने की वजह से ये क्या करते हैं भाई, ये क्या करते हैं, आसानी से क्या करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या इनकी 1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, +5 भी होती है, और +6, 7 भी होती है। क्या होती है, +7 भी होती है। कभी कभी ये +6 भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, +6 भी दिखाते हैं और +4 भी दिखाते हैं। ये बहुत कम दिखाते हैं, और ये सबसे ज़्यादा दिखाते हैं, +1, +3, +5, +7, ये सभी दिखाते हैं। बातें समझ में, इतनी ऑक्सीकरण संख्या होती है इन लोगों की। क्या होती है, इन लोगों की। तो एक बात ध्यान रखना, तो इनकी थोड़ी सी रिएक्शन थोड़ी सी अलग चलेगी, इनकी रिएक्शन थोड़ी सी अलग चलेगी। वो डिपेंड करेंगे, इनकी जो ऑक्साइड बनेंगे यानी कि हैलोजन ऑक्साइड बनेंगे। क्या बनेंगे, हैलोजन ऑक्साइड बनेंगे। परंतु इनके हैलोजन ऑक्साइड क्या होते हैं, बहुत सारे अस्थाई होते हैं, बहुत सारे अस्थाई नहीं होते हैं। उसमें अलग अलग तरीके से होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा डीप करनी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है इसका जो देखना है बस इन्हीं के देखना है। क्या करना है भाई, इन्हीं के हाइलाइट को देखना है, इन्हीं के ऑक्साइड को देखना है। बाकी सबका समझ जाओ कि इनके भी ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई। जैसे Cl2O5 बनाता है, क्या होता है, क्लोरीन पेंटा ऑक्साइड। क्या होता है, क्लोरीन पेंटा ऑक्साइड, इनका नाम होता है ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रिएक्शन वो करते रहते हैं और बनाते रहते हैं। क्या करते हैं भाई, बनाते रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो चलो भाई लिख लो इसी बात को। तो उन्हीं की रिएक्शन देखनी भाई, फ्लोरीन की देखनी है हमें। ठीक है, बात समझ में आई ना, फ्लोरीन की देखनी है। ठीक है, तो भाई लिखो, क्या लिखोगे, हैलोजन ऑक्सीजन से क्या करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइडों का निर्माण करता है। क्या होता है भाई, ऑक्साइडों का निर्माण करता है। क्या करता है भाई, ऑक्साइडों का निर्माण करता है। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे भाई ऑक्साइड इसलिए मैंने लिखवाया कि किसी प्रेफरेंस को नहीं दिया। ठीक है, बात समझ में आई। चलो तो लिखो, जैसे मैं लिखूं फ्लोरीन, जैसे लिखोगे क्या, फ्लोरीन F,
ऑक्सीजन से क्या करके अभिक्रिया करके क्या करते हैं भाई, ये क्या करते हैं, फ्लोरीन ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फ्लोरीन ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फ्लोरीन ऑक्साइड या ऑक्सीजन फ्लोराइड बनाते हैं। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन फ्लोराइड, ऑक्सीजन फ्लोराइड। अभी मैं बताऊंगा नाम, इसका नाम बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैं कौन कौन से ऑक्सीजन फ्लोराइड बनाते हैं भाई, कौन कौन से, F2O बनाएंगे या फिर वो F2O2, इसी को डाइमर फॉर्म में करते हैं। क्या करते हैं भाई, डाइमर फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। ये बना सकते हैं, ठीक है। बात क्या समझ में आई, कौन कौन से बना सकते हैं, 2 ऑक्साइड बनाते हैं इसके, एक F2O बनाता है, एक F2O2 बनाता है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई, ठीक है। जैसे देखो कि ये फ्लोरीन है, F2 है, और क्या बनाता है, ऑक्सीजन से क्या करेगा, क्या बनाएगा भाई, F2O बनाएगा। इस बात को ध्यान रखना, आपको बताया गया था ऑक्सीजन फ्लोराइड, इसे कहते हैं ऑक्सीजन फ्लोराइड। इसका +2 होता है, यहाँ पर इसका -1 होता है, ठीक है। एक बात, आप ऑक्सीकर संख्या पढ़ रहे होगे, कभी भी ऑक्सीकर संख्या कभी आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा या कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, तो आपको बताया गया होगा ऑक्सीकर संख्या जब निकालने की विधि दिखवाई गई होगी तो उसमें एक चीज़ दिखवाई गई होगी कि ऑक्सीजन की हमेशा -2 होती है, लेकिन क्या होता है, F2O में ऑक्सीजन की +2 होती है। क्या होती है, +2 होती है, फ्लोरीन की -1 होती है। क्यों, क्योंकि जो ज़्यादा विद्युतात्मक तत्व होता है उसका हमेशा माइनस होने वाला, और जो उससे कम होता है वो प्लस में चला जाएगा, उसके सामने वो प्लस में चला जाएगा। ऑक्सीजन हमेशा माइनस में दिखाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मजबूर हो गया। क्या हुआ भाई, मजबूर हो गया। क्यों, क्योंकि उसका भी बाप आ गया भाई, उसका भी क्या हुआ, बाप आ गया। ये कौन, फ्लोरीन आया हुआ है, बोला कि भाई मैं तुमसे बड़ा विद्युत ऋणात्मक तत्व हूँ, तुम मेरे सामने क्या है भाई, तू मेरे सामने क्या बता, चल बता भाई। तो वो कहता है नहीं ठीक है भाई, आप बड़े हो तो आप काम करो, कैसा करो कि माइनस ले लो, मेरा इलेक्ट्रॉन तुम ही निकाल के रख लो। ये भी मांगने वाले, लेकिन इससे भी बड़ा भिखमंगे ही है भाई। तो ये कहते हैं भाई चलो भाई मेरा भी इलेक्ट्रॉन तुम ही रख दो, क्योंकि तुम मेरे बाप हो। क्या हो भाई, तुम मेरे बाप हो, या तुमसे मुझसे बड़ा हो तो रख सकते हो। तो ये माइनस बनाएगा तो प्लस, आप जानते हो प्लस वाले का नाम लिखते वक्त क्या होता है, प्लस वाले को सेम रखते हैं, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन और फ्लोरीन है तो उसका फ्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, फ्लोराइड हो जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम है ऑक्सीजन फ्लोराइड, केमिकल नाम है। यदि बात करेगा कोई बोल देगा फ्लोरीन ऑक्साइड है तो बात गलत है। क्या भाई, बात ये गलत है, लेकिन हम जनरली क्या कहते हैं, ऑक्साइड का निर्माण करता है, इससे ऑक्साइड ही कहते हैं, लेकिन उसका नाम केमिकल नाम रखोगे तो थोड़ा से अलग हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आई, दिखाने दांती का कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, वही काम है भाई इनका, वही काम है इनका, ठीक है। बात समझ में आई, इस तरीके से इनके ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। बात समझ में आई, बातें समझ में आई। तो कुछ भाई उनके जो ऑक्साइड होते हैं उनके भी ऑक्साइड होते हैं, और इसी तरीके से क्लोरीन, फ्लोरीन के और ब्रोमीन के ऑक्साइड भी निर्माण करते हैं। क्या लिखोगे भाई, क्लोरीन और क्या होता है भाई, ब्रोमीन तथा आयोडीन भी ऑक्साइड के निर्माण करते हैं, ऑक्साइड के निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या करता है भाई, ये भी ऑक्साइड के ही निर्माण करते हैं, परंतु इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, सभी ऑक्साइड, बहुत सारे ऑक्साइड क्या होते हैं, अस्थाई में नहीं आते, अस्थाई नहीं होते, लिखोगे, परंतु कुछ इसके कुछ ऑक्साइड या कुछ ऑक्साइड क्या होता है भाई, अस्थाई नहीं होते हैं। क्या भाई, नहीं होते हैं। बात समझ गए, ये बातें तो हो गई, इनकी ऑक्सीजन की साथ अभिक्रिया हो गई है, ठीक है। बात समझ में आई, बातें समझ में आ गई, ठीक है। आपको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो गई है, तो अभी आपको देखना है उन्हीं के हाइलाइडों के बारे में, थोड़ा सा ऑक्साइडों के बारे में देखना है। क्या भाई, हाइड्रोजन के ऑक्साइड यानी क्लोरीन के हैं तो कौन कौन से प्राप्त हो सकते हैं भाई, क्लोरीन के कौन कौन से होते हैं, ब्रोमीन के कौन कौन से हो सकते हैं, यानी उन्हीं के बारे में देखना है कौन कौन से इनके ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, चलो भाई, तो बात लिख लेते हैं इनके
और अब इनकी ऑक्साइड हो, यानी क्लोरीन के कौन से ऑक्साइड होते हैं, ब्रोमीन के कौन से ऑक्साइड होते हैं और आयोडीन के कौन से ऑक्साइड होते हैं। तो यानी हम लिखेंगे इनके ऑक्साइडों का गुण, यानी लिखेंगे गुणधर्म। क्या लिखेंगे? गुणधर्म। ठीक है, गुणधर्म कर लो या फिर इनके ऑक्साइडों का निर्माण, या क्लोरीन के ऑक्साइड लिख लो, हेडिंग डाल लेना क्लोरीन के ऑक्साइड। चलो भाई लिख लो, अब हेडिंग डाल लेना भाई क्लोरीन के ऑक्साइड। किसके? क्लोरीन के ऑक्साइड। ठीक है, बात समझ में आई। अब क्लोरीन के ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? ठीक है, क्लोरीन के ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? ठीक है, लिख लो भाई क्लोरीन के ऑक्साइड। इसके साथ भाई क्लोरीन ऑक्साइड ही पढ़ेंगे, इसका नाम क्लोरीन ऑक्साइड ही पढ़ेंगे, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे कम विद्युतात्मकता तो ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। ठीक है, बात समझ में आई। क्लोरीन के ऑक्साइड कौन कौन से हो सकते हैं भाई? कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकते हैं Cl2O, ClO2, Cl2O6 और Cl2O7 हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? Cl2O, और क्या हो सकता है? ClO2, और क्या हो सकता है? Cl2O6, और तथा क्या होता है भाई? Cl2O7 होता है। क्या होता है भाई? Cl2O7 होते हैं। इतने इसके ऑक्साइड जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं भाई? अस्थाई। होते तो बहुत सारे हैं, होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये क्या होता है भाई? इतने ही अस्थाई होते हैं, और सभी सभी क्या होते हैं? अपचायक का काम करते हैं। क्या करते हैं? अपचायक का सॉरी ऑक्सीकारक का काम करते हैं। क्या करते हैं भाई? सभी सभी ऑक्सीकारक का काम करते हैं। अत्यधिक क्या लिखोगे? ये सभी सभी क्या होते हैं? ऑक्सीकारक होते हैं। सभी लिखोगे, सभी इनके सभी ऑक्साइड क्या होते हैं भाई? ऑक्सीकारक होते हैं। ठीक है, ऑक्सीकारक होते हैं। क्यों भाई? इनके पास क्या है? ऑक्सीजन है, सभी के पास ऑक्सीजन है। अब जानते हो ऑक्सीकारक कौन सा पदार्थ होता है भाई? जिसका अपचयन होता हो। क्या होता है भाई? ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? ऑक्सीकारक गुण किसे कहते हैं? जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। यानी सभी अपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलना। क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलना। इनके पास ऑक्सीजन है, सभी से ऑक्सीजन निकल सकता है, यानी ऑक्सीजन निकल सकता है तो इनका अपचयन होगा, और अपचयन होगा तो वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? ऑक्सीकारक कहलाएगा। इसलिए क्या होते हैं? सभी सभी ऑक्साइड क्या होते हैं? ऑक्सीकारक होते हैं। अब बात कर लेते भाई क्लोरीन के, क्या लिखे? सॉरी आयोडीन के या फिर ब्रोमीन के लिख लो भाई। दूसरे नंबर पे ब्रोमीन है। मैंने देखो फ्लोरीन का तो पहले ही बता दिया हूं, सिर्फ इन्हीं का बताना है। ब्रोमीन के ऑक्साइड, ब्रोमीन के ऑक्साइड। ठीक है, कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं भाई? ब्रोमीन के कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं? Br2O होता है, BrO2 और BrO3 होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? ये क्या होता है? यही सभी होते हैं। क्या होते हैं भाई? Br2O और BrO2 होता है, और एक होता है BrO3 होता है। क्या होता है? Br3 होता है। ये भी अपचायक का काम करेंगे। यदि मैं बात करूं किसका? यदि मैं बात करूं आयोडीन का, तो किसके बात करूं भाई? आयोडीन की बात करूं तो ये कौन कौन से हो सकते हैं भाई? कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, तो लिख लेना भाई आयोडीन के ऑक्साइड। आयोडीन के ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं भाई? होते हैं I2O4, I2O5 और I2O7 होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? I2O4 होता है, I2O5 होता है, सॉरी हाँ 5 सही 5 था। क्या होता है भाई? 5 होते हैं, और क्या होता है? I2O7 होते हैं। इनके 3 ऑक्साइड, आयोडीन के भाई 3 ऑक्साइड होते हैं। इनमें से जो एक I2O5 है या I2O7 है, ये सभी सभी क्या होते हैं? ऑक्सीकारक का काम करते हैं। क्या करते हैं भाई? ऑक्सीकारक का काम करते हैं। ठीक है, बात समझ, ये सभी सभी ऑक्सीकारक का काम करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? बातें समझ में आ गई है।
ठीक है। ये सभी ऑक्साइड, क्लोरीन के ऑक्साइड ये होते हैं, ब्रोमीन के ऑक्साइड ये होते हैं, और ये सभी क्या होते हैं, आयोडीन के ऑक्साइड होते हैं। बात समझ गए। अब हमें थोड़ी सी देखनी भाई, हमें थोड़े से देखना है क्या, इनके ऑक्सी अम्ल के बारे में। किसके बारे में देखना है, ऑक्सी अम्ल के बारे में देखना है। उनकी संरचना देखनी थोड़ी सी कि कैसी इनकी संरचना होती है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, थोड़े से आगे बात करेंगे, यानी इनके धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया और अधातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, उन्हीं के बारे में थोड़े से जानना है। क्या करना भाई, उन्हीं के बारे में थोड़े से जानना है हमें। ठीक है, बात समझ में आई। 1 मिनट भाई, 1 मिनट आप थोड़ा सा वेट। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं। अब बात कर लेना भाई, इनके बात कर लेते हैं ऑक्सी अम्ल के बारे में। किसकी बात करते हैं, ऑक्सी अम्ल के बारे में बात कर लेते हैं। इनके ऑक्सी अम्ल कैसे होते हैं, क्या होते हैं भाई, इनके ऑक्सी अम्ल कैसे होते हैं। हेडिंग डाल लीजिए भाई, ऑक्सी अम्ल। क्या डालोगे भाई, ऑक्सी अम्ल डालेंगे। ठीक है, अभी मैं नाम लिखना सिखा देता हूँ, फिर इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। ठीक है, इनका नाम लिखना सिखा दे दूंगा, फिर आपको डिटेल बताऊंगा। ऑक्सी अम्ल, मैं इनका नाम लिखना सिखा देता हूँ। क्या करता हूँ भाई, नाम लिखना सिखा देता हूँ, फिर देन मैं क्या करूँगा, इनके बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनकी सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा। पहले मैं नाम लिखना सिखा दूँ, कैसे नाम लिखे जाते हैं, देखना, ध्यान से समझना। क्या करना भाई, ध्यान से समझना भाई। क्या है भाई, सबसे पहले जो ऑक्सी अम्ल होता है XO3 होता है, ये कॉमन होता है। क्या होता है भाई, कॉमन होता है, जिससे बोलते हैं हैलिक अम्ल। क्या बोलते हैं भाई, हैलिक अम्ल। आईसी है, आईसी को क्या बोलते हैं, एक नॉर्मल प्रॉपर बोलते हैं। जैसे वहां पर सल्फ्यूरिक होता था तो एक कम होता तो अस लगता था, ठीक है, एक और कम होता तो पर अस लगता था, वही चीज, वही सारी चीजें देखनी भाई। तो यहाँ पर इसे बोलते हैं हैलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, हैलिक अम्ल। देखना इसे, क्या बोलते हैं, इसे हैलिक अम्ल बोलते हैं। बात समझ में आई, बातें समझ में। ये हैलिक अम्ल जो होता है वो किस ऑक्सीकर संख्या में होता है, +5। देख लेना भाई, निकाल लोगे ऑक्सीकर संख्या तो निकाल सकते हैं। इसका +1 होगा, इसका कितना होगा, -2, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, कितना गया, 6 में से 1 गया, 5 बचा, -5, -5 को उधर ले जाओगे, +5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +5, यानी इसकी ऑक्सीकर संख्या जो होती है +5। +5 वाला एक प्रॉपर माना जाता है हैलिक, ऐसे बोलते हैलिक। जब एक आप जोड़ोगे, एक ऑक्सीजन इसमें क्या करोगे भाई, जोड़ देना। क्या करना, एक ऑक्सीजन जोड़ दोगे तो उस समय जो लगता है, उस समय लग जाता है आपका मेटा। क्या लगता है भाई, सॉरी, पर लग जाता है। क्या लग जाता है, पर लगा दोगे, उसके नाम में पर लगाओगे तो हो जाएगा पर हैलिक अम्ल। क्या हो जाएगा भाई, HXO4, इसका नाम होगा पर हैलिक अम्ल, हैलिक अम्ल। ठीक है, वही यहीं से यदि आप एक ऑक्सीजन क्या कर दो भाई, कम कर दो, क्या कर दो, कम कर दो, एक ऑक्सीजन निकाल लो, तो कितना बचेगा भाई, HXO2 बचेगा। क्या बचेगा, HXO2। उस समय अस लगा देते, क्या लगाते, एक ऑक्सीजन कम होता है, पिछली बार की तरह फिर से ध्यान देना, क्या होगा भाई, अस लगा देंगे। क्या लगाएंगे, अस लगाएंगे, तो हो जाएगा हैलस अम्ल। क्या हो जाएगा, हैलस अम्ल। क्या हो जाए भाई, हैलस अम्ल हो जाएगा। क्या होगा भाई, हैलस अम्ल होगा। ठीक है, बात समझ में आई, हैलस अम्ल हो जाएगा। अब कहते हैं भाई, इनका जो ऑक्सीकर संख्या होगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो, जो होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम +7 होगा। क्या होगा भाई, +7। इस समय निकालोगे कितना आएगा भाई, +3 आएगा। क्या आएगा, +3। ये बात हो गई। ठीक है, यदि मैं बात करूं एक ऑक्सीजन और कम कर दो, एक ऑक्सीजन कम करने का मतलब क्या है, -2 कर देना, -2 हो जाएगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन संख्या +1 में कर देना। क्या कर देना भाई, +1 में कम कर देना। ठीक है, एक ऑक्सीजन और निकाल देना, एक ऑक्सीजन निकालोगे क्या बचेगा भाई, HXO। क्या होगा, HXO, या इसी का एक और नाम है, एक तरीके से और लिखा जाता है, HOX लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है,
HOX से लिखा जाता है। इसका जो नाम होगा वो होगा हाइपोहेलस अम्ल। क्या होगा? हाइपोहेलस अम्ल होगा। क्या होगा भाई? हाइपोहेलस अम्ल होगा। बात को ध्यान से समझना। क्या करना भाई? बात को ध्यान से समझना। आपने पीछे भी पढ़ा था, यदि अंग्रेजी में लिखूं तो हेलस अम्ल क्या होगा भाई? हैलिक क्या हो जाएगा? पर हैलिक क्या हो जाएगा भाई? हाइपो। अब ध्यान देना भाई, यहाँ पर क्या है प्रॉपर तरीके से, तो इसमें क्या लगा भाई? इक लगा हुआ है, इसमें एक कम कर दिया, OUS लगा हुआ है। जैसे वहाँ पर होता था H2SO4, इसका नाम होता था सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता भाई? सल्फ्यूरिक एसिड होता था। अब इसका एक ऑक्सीजन निकाल लेते थे, क्या करते थे? एक ऑक्सीजन निकाल लेते H2SO3, इसका नाम होता था सल्फ्यूरस अम्ल। क्या होता था भाई? सल्फ्यूरस। OUS लगा कि नहीं भाई? OUS लगा कि नहीं? वही सेम कहानी। क्या हुआ भाई? एक ऑक्सीजन कम कर दिए, OUS लगा। क्या लगा? OUS लगा। इसे बोलते हैं हेलस अम्ल। क्या बोलते हैं? हेलस अम्ल बोलेंगे। ठीक है, इसमें भी आओगे, क्या होगा भाई? OUS लगता है और नाम के आगे क्या लगा देते हैं भाई? हाइपो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? हाइपो लगा देंगे, क्योंकि 2 ऑक्सीजन कम हुआ है। हाइपो, जब 2 ऑक्सीजन कम होता है तो हाइपो लगा देते हैं, एक होगा तो अस लगाएंगे, अस के साथ हाइपो लगा देंगे। बातें समझ में आई? यहाँ पर क्या है? इक है। अब एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो इक ही रहता है, इक रहता है, और नाम के पहले क्या लगा देते हैं? पर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं भाई? पर लगा दें, उड़ जाएगा ये। ठीक है, बात समझ में? पर लगा दोगे और उड़ जाएगा। इसी तरीके से इनका नाम लिखोगे। क्या करोगे भाई? इसी तरीके से इनका नाम लिखोगे। ठीक है, बात समझ में? इसी तरीके से इनका नाम लिखोगे। तो ये एक बात ध्यान रखना, इनका नाम ऐसे लिखा जाएगा। आगे मैं बताऊंगा, इन्हीं का नाम ऐसे ही लिखना है भाई। एक चार्ट बना के ऐसे लिख लेना है, तो आप अभी भी लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में? चार्ट बना के हमें लिखना पड़ेगा, फिर इनका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। क्या करना भाई? इनका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे होगा, उनके बारे में देखना है हमें। क्या करना भाई? देखना है। ठीक है, बातें समझ में आई? तो इस तरीके से काम करने वाले हम। क्या करने वाले भाई? इस तरीके से इसमें काम करने वाले। हम बातें समझ में आई ना? इसका ऑक्सीकरण संख्या देखो, मैंने बताया था ना, जैसे मैं एक दो एग्जांपल दे सकता हूँ, इसका एक दो एग्जांपल दे सकता हूँ, लिख सकते हैं भाई। इसका ये प्रॉपर है, इसका लिख सकते हैं भाई HClO। क्या होगा? HClO3। इसका नाम क्या होगा भाई? हैलिक अम्ल की जगह पे क्या लिख देंगे? क्लोरिक अम्ल। क्या लिखेंगे? क्लोरिक अम्ल। एक ऑक्सीजन बढ़ा देना भाई, एक ऑक्सीजन जोड़ देना, क्या हो जाएगा भाई? HClO4 हो जाएगा। क्या होगा? HClO4। इसका नाम होगा पर क्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा भाई? पर क्लोरिक अम्ल लिख सकते हो, एसिड लिख सकते हो कि नहीं भाई? लिख सकते हो, अंग्रेजी में लिख सकते हो भी, हिंदी भी लिख सकते हो। ठीक है, एक ऑक्सीजन कम कर देना। क्या करना? एक ऑक्सीजन कम कर दोगे, क्या होगा भाई? HClO2। इसका नाम हो जाएगा क्लोरस अम्ल। क्या हो जाएगा भाई? क्लोरस अम्ल। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? क्लोरस। ठीक है, इसका नाम क्या भाई? क्लोरिक। ठीक है, एक ऑक्सीजन क्या करना भाई? एक और कम कर देना, एक और ऑक्सीजन कम कर देना। एक ऑक्सीजन को और कम करोगे, क्या होगा? HClO, या इसी को एक और आपने देखा होगा HOCl, इसी का नाम, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा हाइपो क्लोरस अम्ल। क्या हो जाएगा भाई? हाइपो क्लोरस एसिड। इसका भी नाम यही है भाई, क्लोरस एसिड। बात समझ में आई? बातें समझ में आ गई है। ठीक है,
बात समझ गए हो आप लोग? आई थिंक आप बातें समझ गए किस तरीके से नाम लिखा जाएगा, इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा। अभी हम संकरण निकाल के इनका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे भाई, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ गई है? ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो भाई हम आगे बात करने वाले हैं, इनकी बात करेंगे स्ट्रक्चर और प्रॉपर तरीके से इनके बारे में लिखना भी है। ठीक है, तो भाई चलो अब यहीं पे छोड़ के चलते हैं आपको। ठीक है, बात करते हैं भाई, अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में इनके थोड़े से आक्सीय अम्ल के देख लेंगे, थोड़े से बचा हुआ है, अब से इसका खत्म ही करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ पर इसको छोड़ के चलते हैं आपको। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम एक नए तरीके से इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनके संकरण के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में छुपा हुआ है, इनका संरचना है, वो सारी चीज़ें हम लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, बात समझ में आई? तब तक आप क्या करो भाई, इसको पढ़ते रहना और आप जानते हो आगे क्या करना भाई। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो आपको क्या करना है, और ये कोशिश करना भाई, आप लोग क्या करो ना, कोशिश करो, क्या करना भाई, ये मत समझना। पहली बात मैं क्लियर कर देता हूँ एक बात है आपके लिए, क्योंकि आप ये मत समझना कि कितने दिन से लंबा लेक्चर चल रहा है, क्या कर रहा है, ये इतने दिन से लंबा लेक्चर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। लेक्चर लंबा नहीं है, ये देख रहे होगे 30 लेक्चर हो गया, इसके बाद 3-4 लेक्चर और आएंगे तो आपको लगेगा यार बहुत सारे लेक्चर हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इनका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर पी ब्लॉक में 3 चैप्टर हैं। 3 चैप्टर का यदि 10-10 लेक्चर भी मान के चलोगे तो 30 लेक्चर तो ऑटोमेटिक होने वाले हैं, किसी का 12, किसी का कुछ तो कुछ होने वाला है। ठीक है, यानी इसमें 3 चैप्टर कवर हो रहे हैं, तो इसको टेंशन मत लेना, ये मत समझना कि ये छोटा लेक्चर, छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ पढ़ रहे, छोटा सा मतलब है। ठीक है, बात समझ में? 3 चैप्टर है तो उस भाई थोड़ा लंबा होने वाला है। ठीक है, बातें समझ में? तब तक के लिए टाटा बाय बाय।